बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफ इन यूके विद उम्मे हरीम। कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो लगाई थी, व्हाई पीपल लिविंग यूके, लोग यूके छोड़ के क्यों जा रहे हैं। ये सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे साथ और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये बात बहुत ज़्यादा चल रही है कि पीपल लिविंग यूके, लोग यूके छोड़ के जा रहे हैं, क्या रीज़न्स हैं? मैंने उस वीडियो में कुछ रीज़न्स भी बताई थी, बहुत सारे लोगों ने और भी रीज़न्स बताई थी, जितनी मुझे पता थी, जो-जो मेरे इल्म से गुज़री या जिन-जिनका मैंने एक्सपीरियंस किया, वो मैंने आपको बताई। तो उस वीडियो में लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए कि आप यूके क्यों नहीं छोड़ रही? आप कब तक आ रही हैं वापिस पाकिस्तान, या ऐसे और बहुत सारे सवाल। इसके साथ-साथ बहुत सारे लोगों ने मुझे एनकरेज किया कि आप अपने रास्ते पे रहें, सीधे रास्ते पे रहें, वहाँ पे ये मत देखें कि ये मसला हो रहा है, वो मसला हो रहा है, आपके लिए ये चैलेंज है कि आपने अपने बच्चों की परवरिश कैसे करनी है। कुछ लोगों ने कहा कि आप दूसरों को डिस्करेज कर रही हैं, इस तरह के और बहुत सारे सवालात और इस तरह के और बहुत सारे कमेंट्स। जैसा कि इस वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं यहाँ पे कितने साल से रह रही हूँ, मैं यहाँ पे पिछले 13 ईयर्स से रह रही हूँ और इसके साथ-साथ ये भी कि क्या मैं यूके छोड़ रही हूँ? क्या हमें भी यूके छोड़ना चाहिए या हम यूके छोड़ रहे हैं? और 13 साल बाद यूके छोड़ने का ख़्याल आखिर क्यों आया? तो ये सब जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा इस वीडियो में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम चलें अपने वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि आपसे बात हो रही थी कि आखिर 13 साल बाद यूके छोड़ने का ख़्याल क्यों आया और क्या हम भी यूके छोड़ के जा रहे हैं? और अगर हम यूके छोड़ के जा रहे हैं तो हम कहाँ जाएँगे? हम बैक होम जाएँगे, पाकिस्तान जाएँगे या फिर हम किसी अरब कंट्रीज़ की तरफ मूव करेंगे? तो इन सारे सवालात का जवाब दूँगी मैं इस वीडियो के एंड पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि ये इन 13 साल में हम लोग क्या थे और यहाँ पे अब हम इस वक़्त कुछ किस पोज़ीशन में हैं और 13 साल में हमने कौन-कौन से चैलेंजेज़ को फ़ेस किया। एक बात तो वाज़ेह है कि हर जगह पे लोग एक जैसे नहीं होते, पॉज़िटिव नेगेटिव हर जगह पे होते हैं। जैसे कि एक हाथ की 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती, इसी तरह से लोग भी एक जैसे नहीं होते। अगर आप यूके की बात करें तो यूके में भी यही हालात हैं। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका की बात करें या बहुत से दूसरे मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की या फिर किसी भी कंट्री की बात करें तो लोग अच्छे-बुरे हर जगह पे पाए जाते हैं। इसी तरह से यूके में भी हैं। ऐसा नहीं है कि यूके में लॉ है, यूके में रूल्स हैं तो यूके में इस तरह का कुछ नहीं होता। यहाँ पे यूके में भी बहुत सारे ऐसे क्राइम्स होते हैं जिनको इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ की लोकल न्यूज़ में और गूगल पे अगर आप सर्च करें तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे क्राइम्स मिल जाएँगे। यहाँ पे टीन्स लड़कों के बहुत सारे छोटे-छोटे ग्रुप्स बने हुए होते हैं, जो कि इस तरह की छोटी-मोटी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं और स्टैबिंग करना एक कॉमन बात है। मुझे याद है वो वॉल्थमस्टो का वाक़या, वॉल्थमस्टो ईस्ट लंदन का एक एरिया है जहाँ पे एक 3 बहनों के एक भाई को जो कि पाकिस्तानी था, वो अपनी शॉप पे अपनी मदर के साथ वहाँ पे काम करता था, तो उसको वहाँ पे कुछ वो लोग लूटने के लिए आए कि जितने भी पैसे हैं गले में से दे दो। ऐसे ही वो उन्होंने हुडीज़ पहनी हुई थी ब्लैक कलर की और मुँह पे मास्क चढ़ाए हुए थे। तो उस 17 साल के बच्चे ने जब इस तरह से रेज़िस्टेंस की तो उन्होंने वहीं पे उसको स्टैब किया और बच्चा मौका पे ही उसकी डेथ हो गई। तो ये इस तरह का सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है, ऐसे और भी बहुत सारे इंसिडेंट्स यहाँ पे मिलते हैं, जो कि रोनमा होते ही रहते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पे स्ट्रीट्स में ऐसे लोग मिलेंगे जो नए ओवरसीज़ को, नए आने वालों को, स्टूडेंट्स हों चाहे या फिर वो वर्क वीज़ा पे आए हुए हों, उनको बेवकूफ़ बनाते हैं। किस तरह से बनाते हैं कि वो आपको मार्केट में चलते हुए हाई स्ट्रीट्स में निकलते हैं जब आप वॉक के लिए या कुछ बाय करने के लिए, तो उनको पता चल जाता है आपकी लैंग्वेज से, आपके एक्सेंट से कि आप यहाँ पे निकले हैं, ये लोग कहीं और से आए हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आपसे कहते हैं कि मेरे पास एक लैपटॉप है या मेरे पास आईफ़ोन है, लेटेस्ट आपको फ़ोन दिखाएँगे, हाथ में पकड़ा हुआ होगा और आईपैड या लैपटॉप भी हाथ में पकड़ा हुआ होगा। या वो ये कहेंगे कि मेरे पास उधर गाड़ी में पड़ा हुआ है, तो आप आएँ और आके ये वाला जो है चेक कर लें अगर आपको अच्छा लगता है तो। तो लोग बेवकूफ़ होते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती है कि इस तरह से भला कोई आईपैड या लैपटॉप कौन बेचता है। तो वो साथ चले जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि जी इतने का हम बेचेंगे, मार्केट में जो है वो 2000 पाउंड का है तो हम आपको 500 का दे देंगे। तो लोग इस लालच में आ जाते हैं कि 500 का सिर्फ़ और इतना लेटेस्ट आईफ़ोन और आईपैड और या फिर आईफ़ोन सॉरी एप्पल का लैपटॉप। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत होती हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वो आराम से वो नीचे से वो कहते हैं कि गाड़ी में आके ही ये डील करनी है, तो आप गाड़ी के पास आएँ। वो आपसे पैसे निकलवा लेते हैं बैंक से, आपके साथ जाते हैं, वो वहीं से आपकी ट्रांज़ैक्शन करवा लेते हैं। जब आप कैश में पैसे ले लेते हैं वहाँ पे,
वो आप इस गाड़ी में आपको लेके आते हैं, आप गाड़ी के बाहर ही खड़े होते हैं, तो वो ड्राइविंग सीट के साथ जो पैसेंजर सीट पे बैठा होता है, वो उसको कहता है कि ये इनको ये लैपटॉप का बैग दे दो। तो वो जैसे ही लैपटॉप ऐसे पैक करने लगता है, उसके सामने ज़िप बंद करता है, लेकिन वो अंदर से बैग फटा हुआ होता है, जिसके नीचे वाली साइड पे उन्होंने पानी की 2 बोतलें रखी होती हैं। जैसे ही वो लैपटॉप आपके साथ अंदर ऐसे रखता है आपके सामने, आपकी आँखों के सामने, तो लैपटॉप उस होल से नीचे गिर जाता है उनके उसी गाड़ी में, और वो पानी की बोतलों का वज़न होता है और आपको कहते हैं कि ये आपका बैग है, आप ले लें, इसमें लैपटॉप है। आपकी आँखों के सामने वो लैपटॉप बंद किया हुआ होता है उन्होंने। तो जब आप बैग ओपन करते हैं तो उसमें आपको लैपटॉप की जगह पे पानी की बोतलें मिलती हैं और आप समझते हैं कि आपने मार्का मार लिया है कि 2000 का लैपटॉप 500 में खरीद कर आप लोगों ने उनको बेवकूफ़ बनाया है, लेकिन वो आपको बेवकूफ़ बना के जा चुके होते हैं। तो इस तरह से वो नए आने वालों की मासूमियत का फ़ायदा उठाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं आपको कुछ और भी बताना चाहूँगी जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे साथ ये हुआ रिसेंटली। मेरे बच्चे स्विमिंग सेंटर जाते हैं, लेज़र सेंटर हैं यहाँ पे बने हुए होते हैं जिसमें बच्चे जो हैं वहाँ पे जाके स्विमिंग करते हैं, जिम भी बने होते हैं, उसके अंदर प्ले एरियाज़ होते हैं, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए भी, और इसके साथ-साथ बहुत सारे क्लब्स भी होते हैं जिसमें टेनिस क्लब, डांस क्लब या और भी बहुत सारे क्लब्स जिसमें बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं, और वो पेरेंट्स उनको वीकेंड्स पे ले जाते हैं या फिर वीकडेज़ में भी आफ्टर स्कूल जो है बच्चों को ले जाते हैं और वहाँ पे स्विमिंग वगैरह और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो वीकेंड पे मैं अपने बच्चों को स्विमिंग के लिए लेके गई तो वो रिसेप्शनिस्ट ने इतना बुरा बिहेव किया कि मैं खुद हैरान रह गई कि हम लोग तो एवरी वीक आते हैं और ये अच्छी तरह से मुझे जानती है, मैं मेरे बच्चों को जानती है और हम लोग इसको जानते हैं, लेकिन इस दफ़ा क्या ऐसा हो गया कि इतना रूड बिहेव और इस तरह से शाउट किया और ऐसे शो करवाया कि जैसे पता नहीं हम लोग अजनबी हैं या पहली दफ़ा उसके लैया सेंटर में गए हैं। ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ़ फ़लस्तीन और इज़राइल के मामले में जो प्रोटेस्ट्स हो रहे थे फ़लस्तीन के हक़ में, उसका रिएक्शन ये दिखा रहे थे लोग हमें। तो हम लोग इस बात को बड़े हैरान हुए, परेशान हुए सोच के कि मुसलमानों की औरतों के सर पे हिजाब देख के ये इस तरह का रिएक्शन कर देते हैं, या वो खौफ़ व हरास ऐसा फैला देते हैं मुसलमानों के खिलाफ़ कि उनको जो है बिल्कुल ही ऐसा शो करवाया हुआ होता है कि जैसे ये टेररिस्ट हैं, हालाँकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। एकदम इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन वाला रवैया हमसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ना सिर्फ़ वो रिसेप्शनिस्ट बल्कि उस टाइम पे उस लेज़र सेंटर में हर वो पर्सन जो कि हमारे रिलीजन से नहीं था, वो हमें ऐसे देख रहा था कि जैसे हम लोग पता नहीं कौन-सी मखलूक से आए हैं या किसी और ही खलाई मखलूक के लोग हैं। इसके साथ-साथ मैंने आपको बताया था कि मैं आपको थोड़ा-सा अपना क्राइटेरिया बताऊँगी पीछे से कि हम लोग जो हैं यहाँ पे किस तरह से, ये जैसा कि आपने मेरे टाइटल से भी देखा होगा कि 13 साल से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो हम लोग ये सब कुछ फेस कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम यहाँ पे रहने के लिए तैयार क्यों हैं? हम यहाँ पे क्यों रहते हैं? इसकी भी वजह मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा-सा अपना यहाँ पे बताऊँगी अपना सफ़र कि मैं 11 साल हम लोगों ने यहाँ पे या 13 साल हम लोगों ने यहाँ पे किस तरह से गुज़ारे। हम पाकिस्तान से आए तो हमारे पास यहाँ पे ना जॉब थी, ना घर था, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए। उस वक़्त हमारी एजेज़ कोई 20 प्लस थी। तो 20s में हम अपनी पे एज के 20s में आए थे, अब हम 30 प्लस हैं, यानी हमें 1 डिकेड से ऊपर हो गया है यहाँ पे, जहाँ पे हम जिसमें हमने मेहनत की, हम लोग यहाँ पे सेटल हुए। हम लोगों ने माइनस से शुरू किया था, माइनस से इसलिए कह रही हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने हम पे जो पैसे लगाए थे, मेरे पे और मेरे हस्बैंड पे, वो हम लोगों ने पहले वापस किए उनको, उसके बाद हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया, उनका जो पैसे उनको वापस करके फिर हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो 2017 में हम लोग इस काबिल हो गए थे कि हम यहाँ पे अपना घर खरीद सकें, और इसके साथ-साथ 2016 में मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे ड्राइविंग का टेस्ट पास करके यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी बाय कर ली थी, गाड़ी खरीद ली थी। अल्लाह पाक ने हम पर करम किया था, मेरे हस्बैंड ने अपना बिज़नेस शुरू कर लिया था, उनकी अपनी कंपनी है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। ये सब कुछ हमें यहाँ पे प्लेट में नहीं मिला, बल्कि इसके लिए हमने सख्त मेहनत की, मेरे हस्बैंड ने मुझसे ज़्यादा मेहनत की। इतनी मेहनत की कि वो दिन-रात एक कर दिया उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल उन्होंने ऐसे वक़्फ़ कर दिए कि जैसे किसी काम को करने का हक होता है। मेरे हस्बैंड जो हैं वो एक वन मैन शो थे और वो 7-7 8-8 बंदों का काम करते थे। वो एचआर का काम भी खुद ही करते थे, वो एडमिन का काम भी खुद ही करते थे, वो एग्ज़ेक्टिव का काम भी खुद ही करते थे। अकाउंटेंट बस उन्होंने रखा हुआ था, उसको वो पे करते थे, क्योंकि
क्योंकि अकाउंटेंट एक बहुत ही सेंसिटिव यहाँ पे प्रॉब्लम है जो कि एचएमआरसी के यहाँ के टैक्स वगैरह के अदारों को जो है वो डील करता है। इस वजह से इसका उन्होंने सारा वो इसके लिए अकाउंटेंट रखा हुआ था। बाकी अपनी कंपनी का ए टू ज़ी वर्क वो खुद ही करते थे, यानी वो वन मैन शो थे। अगर एक पर्सन सुबह 9 से 5 या 9 से 6 जॉब करता है, तो मेरे हस्बैंड 24 आवर्स अगर दिन में होते हैं, तो वो 36 आवर्स काम करते थे। फिर आ जाते हैं उस पॉइंट की तरफ कि 13 साल के बाद हमें यूके छोड़ने का ख़्याल क्यों आया? इससे पहले हम लोगों ने ऐसा क्यों नहीं सोचा? ये 11, 12, 13 साल हम ऐसे ही लगे रहे। तो आपको एक बात वाज़ेह करती चलूँ कि जब आप यहाँ पे नए-नए आते हैं, जब आप 21-22 साल में होते हैं, 23 साल में होते हैं, तो आपकी सोच और होती है, आप और तरह का सोचते हैं। लेकिन जब आप बच्चों वाले हो जाते हैं, जब आपके बच्चे हो जाते हैं और बच्चे बड़े होना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक़्त आपकी सोच बदल जाती है। सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, आपकी थिंकिंग चेंज हो जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। हम लोग जब यहाँ पे 21-22 साल में आए, 23 साल में आए, तो हमारी सोच ये थी कि हम लोगों ने यहाँ पे सेटल होना है, बस यहाँ का पासपोर्ट लेना है, यहाँ पे नेशनैलिटी लेनी है और बस यही ज़िंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी है। और वो भी क्यों ना, इसके लिए हम लोगों ने 11, 12, 13 साल यहाँ पे वक़्फ़ कर दिए और उसके बाद हमें ये कामयाबी मिली। लेकिन इसके पीछे जो है हमारे सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आगे अब हम क्या सोचते हैं, जब आपको एक चीज़ मिल जाती है, तो उसके बाद आप ये क्या सोचते हैं, आप नए आने वाले लोगों के लिए ये बात बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं होगी कि आप हमसे कहेंगे कि लो खुद तो ये यहाँ पे आके सेटल हो गए हैं, यहाँ पे इनको नेशनैलिटीज़ मिल गई हैं, ठीक है? और हमें ये कहते हैं कि जी आप क्यों आए या आप लोग नहीं नहीं आप लोग आएँ, ज़रूर आएँ। आप लोग भी आएँ, लेकिन मेरी इस वीडियो को देखने के बाद ये चैलेंजेस अपने ज़हन में रख के आइएगा कि यहाँ पे जब आप आएँगे तो आपको घर का भी मसला होगा, यहाँ पे जब आप आएँगे, आपको जॉब के भी प्रॉब्लम्स पेश आएँगे, यहाँ पे जब आप आएँगे, आपको यहाँ पे शेयरिंग हाउसेज़ में जो-जो मसाइल पेश आएँगे, आपको सब कुछ लोग उनको फेस कर रहे हैं, वो भी मेरी वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं उनको भी यही कहना चाहूँगी कि मैं समझ सकती हूँ आपकी तकलीफ़ को क्योंकि हम इसी जगह से गुज़र के आए हैं। इसके साथ-साथ जब आप थोड़े बड़े होने लगते हैं, जब आपके बच्चे होने लगते हैं, तो आपकी थोड़ी-सी सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं। फिर आप सोचने लग जाते हैं कि हमारा कोई सेपरेट घर हो, हम वहाँ पे अपने बच्चों की आराम सुकून से तवज्जो से हम जो है उनकी परवरिश कर सकें, उनको ठीक से उनका ब्रॉट अप कर सकें। तो माँ-बाप लग जाते हैं, जुट जाते हैं काम में और साथ-साथ बच्चों की भी देखभाल चलती रहती है, तो इसके साथ-साथ और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आपको पेश आएँगे। कभी एक जॉब तो कभी दूसरी जॉब, कभी कैश इन हैंड तो कभी नेशनल इंश्योरेंस पे। जब कैश इन हैंड पे करेंगे तो कुछ लोग आपके पैसे मार लेंगे, बहुत सारे ऐसे सिक्योरिटी में भी बहुत सारे लोगों के पैसे मरते हैं। इवन कि मेरे हस्बैंड के भी 1-2 दफ़ा कंपनीज़ ने बड़ी कंपनीज़ ने जिनके वो सब कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने पैसे मार लिए, लेकिन बड़ी मुश्किल से केस करके उनसे पैसे निकलवाए। और जो डिप्रेशन, जो एंग्ज़ायटी उस वक़्त होती है, तो आप लोग उसको फेस करने वाले हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग उस वक़्त साबित कदम रहें और अपने आप को मज़बूत बना लें और साबित कदमी ही आपकी कामयाबी की कुंजी है, आपकी कामयाबी आपकी सक्सेस की है। जब हमारे बच्चे हुए यहाँ पे तो हम लोग बहुत खुश हुए जी चलो भी हमारे बच्चे हैं, एक फैमिली की तरह हम लोग यहाँ पे रहने लग गए। पहले हम लोग मियाँ-बीवी जो है हस्बैंड काम पे जाते तो मैं घर में अकेली होती थी, फिर साथ-साथ पढ़ भी रही थी, इस तरह से फिर अल्लाह पाक ने बच्चे दिए। वो हम लोग एक फैमिली की तरह जो है वो यहाँ पे सोचने लग गए, हमारी सोच बदल गई क्योंकि जब आप माँ-बाप नहीं होते उस वक़्त आप और तरह से सोचते हैं, जब आप माँ-बाप बन जाते हैं तो आप किसी और तरीके से सोचते हैं, ठीक है? अभी हमारे बच्चे छोटे थे जैसे ही बच्चे बड़े हुए प्राइमरी स्कूल में हैं अभी बच्चे, तो जैसे वो बच्चे बड़े हुए तो साथ-साथ सोच बदलती गई, साथ-साथ हमारे फैमिली फ्रेंड्स चेंज होते गए, साथ-साथ बच्चों के फ्रेंड्स के साथ-साथ हमारी उनके पेरेंट्स के साथ उनकी हेलो हाय होती गई और इस तरह से हमारे यहाँ पे रिलेशंस बने और हम लोगों ने एक यहाँ पे एक गैदरिंग का गेट टुगेदर का एक सिलसिला शुरू किया। लेकिन सवाल यूँ का त्यों है कि 13 साल के बाद ही आखिर हमें यहाँ यूके छोड़ने का ख़्याल क्यों आया? तो उसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की एजुकेशन का सिस्टम जो मैंने आपकी अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर आप यहाँ मेरे चैनल पे जाके देखें तो उसमें उसके टाइटल पे उसपे थंबनेल लगा होगा जिस पे लिखा हुआ होगा कि यूके छोड़ने पे लोग क्यों मजबूर हो रहे हैं और उसमें की क्या रीज़न्स हैं। तो मैंने उसमें बड़ी डिटेल से एक-एक चीज़ बताई है। इसमें भी मैं आपको थोड़ा-सा बताऊँगी कि हम यहाँ पे यूके छोड़ने के मामले में क्या बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये बात। तो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में जो तब्दीलियाँ आई हैं पिछले 2 साल में वो बहुत ही अलार्मिंग तब्दीलियाँ हैं, ना सिर्फ़ मुसलमानों के लिए बल्कि बहुत सारे दूसरे मज़ाहब के लोग भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने से आरी हैं।
लेकिन एजुकेशन के सिस्टम में ये तब्दीलियाँ कंपल्सरी हैं, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। एक तो है एलजीबीटीएस की एजुकेशन और दूसरी है सेक्स एजुकेशन जो कि प्राइमरी क्लासेस से ही शुरू करवा दी है। बहुत ही छोटी एज में बच्चों को ये पढ़ाना शुरू कर दिया है, लेकिन लेवल वाइज़ उसको आगे लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो शुरू में ही बच्चों को बताने लग जाते हैं कि फलाँ-फलाँ से शादी कर सकता है, तो फलाँ-फलाँ से नहीं शादी कर सकता, या फिर सेक्स एजुकेशन के बारे में वो नर्सरी से ही बताना नहीं शुरू करते। लेकिन बच्चों का माइंड बनाना शुरू हो जाता है, बच्चों का माइंड बनना शुरू हो जाता है। तो इस मामले में जो है ये हम लोग थोड़े से कंसर्न थे कि हमें यूके छोड़ना चाहिए या नहीं। तो इस बारे में हमारी घर में भी बात हुई कि क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए इस मामले में। तो हमारे बच्चे इतने मैच्योर हो चुके हैं और इसके साथ-साथ जो हमने जो सबसे बेस्ट कदम उठाया है, मैं आने वाले तमाम पेरेंट्स को यही मशवरा दूँगी कि पाकिस्तान से आने वालों को, ना सिर्फ मुसलमान फैमिलीज़ को, यही मशवरा दूँगी कि आप अपने बच्चों की रिलीजियस एजुकेशन के मामले में ज़रूर कोई ना कोई कोशिश लाज़मी करें। उनको मदरसा, मस्जिद या फिर उनको ऑनलाइन एजुकेशंस इस्लामिक स्टडीज़ की या घर में इस तरह का माहौल ज़रूर बनाएँ, ताकि आपके बच्चे आप दीन से दूर ना हो जाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे यहाँ पे मदरसा जाते हैं मंडे टू फ्राइडे 5 डेज़ इन अ वीक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, सब कुछ अभी तो स्मूथली चल रहा है और अल्लाह करे ऐसे ही स्मूथली चलता रहे। मेरे बच्चों को हर चीज़ क्लियर है, वाज़ेह है। वो अपनी वैल्यूज़ को, अपने दीन की वैल्यूज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उनको पता है कि क्या गलत है, क्या सही है। फिर आप अपने बच्चों से बात करते हैं रहें, अपने बच्चों से पूछें हर रोज़ जब वो स्कूल से बाहर निकले, आप उनको पिक करके लेके आएँ तो उनको ज़रूर पूछें कि आज का आपका दिन कैसा रहा? आपका आज सबसे बेस्ट टाइम कौन-सा था या बेस्ट थिंग आपकी कौन-सी थी? बेस्ट चीज़ कौन-सी थी जो आपने एन्जॉय की? या सबसे वर्स्ट थिंग कौन-सी थी जो आपने जो है बहुत ज़्यादा उसको फ़ील किया और आपको अच्छी नहीं लगी? जो कि मैं अपने बच्चों से ज़रूर करती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ और वो मुझे एक-एक बात बताते हैं, आके मेरे से हर बात शेयर करते हैं। हो सकता है कोई ऐसी बात वो ना शेयर करते हों जो अपने वो डैडी से शेयर कर लेते हैं। तो हमारे बच्चों के साथ हमारा बहुत ही कम्फ़र्ट ज़ोन में जो है रिलेशन है और हम लोग बच्चों को माँ-बाप की तरह बिल्कुल स्ट्रिक्ट होके ट्रीट नहीं करते, बल्कि उनके साथ उनके दोस्त बन के ट्रीट करते हैं। तो आपको मशवरा दूँगी कि आप भी ऐसा ही करें। हम लोग अभी तक तो अपने बच्चों की परवरिश के मामले में बिल्कुल सही चल रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई एलजीबीटीएस और सेक्स एजुकेशन की कोई भी, ये पीएसएचई के नाम से एक सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को ये दोनों चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जिसमें पब्लिक रिलेशंस और बाकी सारे जो है उनकी पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल एजुकेशन उनके पढ़ाई जाती है और इसमें ये सब कुछ बताया जाता है। तो पीएसएचई का सब्जेक्ट जब भी पढ़ाया जाए आप अपने बच्चों से ज़रूर पूछें कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाया गया तो इसमें क्या बताया है? तो वो आपको डिटेल से उस वक़्त बताएँगे। मेरे बच्चे जब भी पीएसएचई का सब्जेक्ट उनका होता है, जब उनका वो लेक्चर होता है, उनको वो पढ़ाया जाता है, लर्निंग होती है उनकी स्कूल में, तो वो आके मुझसे डिस्कस करते हैं, तो फिर मैं उनको अकॉर्डिंग टू इस्लाम बताती हूँ कि बेटा यहाँ पे ये ऐसे है और ये ऐसे नहीं है। तो आपने इसको फ़ॉलो करना है और इसके साथ-साथ मदरसा में भी बच्चों को इस्लामिक एजुकेशन के हिसाब से ये तालीम दी जाती है। तो इस वजह से अभी तक मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी पोज़ीशन में हैं और बिल्कुल दीन की वैल्यूज़ के साथ उनका ब्रॉट अप हो रहा है यहाँ पे। इस वजह से मैं आपको ये बताना चाहूँगी वीडियो के एंड पे कि हम लोग अभी तो यूके छोड़ के नहीं जा रहे और हम लोग यहाँ पे पिछले 13 साल से सेटल्ड हैं, हमारा बिज़नेस यहाँ पे है, हमने अपना घर यहाँ पे बाय किया है, हमारा घर यहाँ पे अपना है। हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं पिछले 13 साल से, हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं। वो अपनी दीन की वैल्यूज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी चीज़ें मिल के जो है आपका डिसाइड करती हैं कि आप यहाँ पे रहने के काबिल हैं, ये कंट्री आपके रहने के काबिल है या नहीं। तो अभी तक तो ये मुल्क हमारे रहने के काबिल है और या हम इस मुल्क को अपने काबिल बना लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आगे अगर हमें कभी भी लगा कि हमें ये मुल्क छोड़ना चाहिए और हमारे बच्चों की तरबियत पे इस कंट्री के माहौल का अच्छा असर नहीं पड़ रहा, तो हम 1 मिनट भी, 1 लम्हा भी नहीं लगाएँगे और हम मूव हो जाएँगे। लेकिन उससे पहले हम ज़रूर देखेंगे कि जिस जगह पे हम शिफ्ट होना है, जिस जगह पे हमने वापस जाना है, जैसे कि हमारे बैक होम पाकिस्तान या फिर अरब कंट्रीज़, क्या उस मुल्क के हालात अच्छे हैं हमारे लिए? नहीं।
یہ ہم لوگ یہ کبھی بھی نہیں بھول سکتے کہ آج کل پاکستان کے حالات کیسے چل رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے وہ عورت جو اپنے بچوں کے ساتھ پاکستان شفٹ ہو گئی تھی صرف اس لیے کہ ان کے بچے قرآن پاک کی اور دین کی تعلیم حاصل کر سکیں، تو اس عورت کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس عورت کی گاڑی خراب ہو گئی تھی موٹر وے پہ، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا تھا رات کے ٹائم پہ، لوگوں نے اس کو کس طرح سے ان کے بچوں کے سامنے اس کی عصمت دری کی تھی اور اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ تو پاکستان کے حالات سب کے سامنے ہیں۔ باقی بات رہی عرب کنٹریز کی، تو عرب کنٹریز میں ہم پھر سے نئے سرے سے جا کے 13 سال سے پچھلے سے زیرو سے شروع نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت ہم لوگ جہاں پہ ہیں سیٹل ہیں اور ہمارے بچے یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، یہ پلے بڑھے یہاں پہ ہیں، یہ یہاں کے انوائرمنٹ ان کا ملک یہ ہے۔ بس ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارے لیے ایز اے پیرنٹس سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ یوکے میں رہ کے اپنے بچوں کی تربیت اسلام کے مطابق کیسے کرنی ہے، اور میں ان تمام ماؤں کے لیے خاص طور پہ دعا کرتی ہوں جو کہ اپنے بچوں کی اس پرورش میں لگی ہوئی ہیں دن رات، اور وہ ان کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کو نوٹس کر کے اس پہ ان کو صحیح اور غلط کی پہچان بتا رہی ہوں، اور میں باقی ماؤں کو بھی یہی مشورہ دوں گی کہ وہ بھی ایسا ہی کریں اور اپنے بچوں کے بہت ہی کلوز ہو جائیں اور ان کی دوست بن جائیں، تاکہ ان کے چھوٹے چھوٹے مسائل آپ خود حل کر سکیں اس سے پہلے کہ آپ کے بچے یہ مسائل دوسروں کو بتانا شروع کریں۔ تو یوکے ہم چھوڑ کے نہیں جا رہے، کیونکہ ہم لوگ یوکے میں پچھلے 13 سال سے سیٹل ہو چکے ہیں، نیشنل ہو چکے ہیں، بچے یہاں پہ پلے بڑھے ہیں، پلے بڑھے نہیں پیدا ہوئے ہیں، ابھی پل رہے ہیں کیونکہ چھوٹے چھوٹے ہیں، پرائمری سکولز کے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم لوگ یہاں پہ اپنا گھر ہے، گاڑی ہے، سیٹلڈ ہے، تو ہم لوگ یوکے تو چھوڑ کے نہیں جا رہے۔ ہاں لیکن اگر جانا پڑا تو ضرور جائیں گے، اگر ایسے حالات یہاں پہ پیدا ہو گئے تو ہم ضرور چھوڑ کے جائیں گے، لیکن ابھی فی الحال ہم نہیں جا رہے۔ تو اب کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کومنٹس باکس میں اپنی کوئریز ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ فی امان اللہ۔